नमस्कार दर्शकों। इस दुनिया में रोज़ाना बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं और बहुत से लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो सभी को हमेशा याद रहते हैं। ऐसे ही चंद लोगों में नामशुमार है देश की राजनीति के जाने माने चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा। हिमाचल की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं और वो लगातार हिमाचल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीतते रहे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर अपनी छाप तो छोड़ी और लोगों के बीच में काफ़ी जो है जाने माने व्यक्तित्व रहे हैं। उनका एक खास अपना व्यक्तित्व है और इस पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अभी तक जो आती नहीं है और कहीं लोगों को जो है पता नहीं चल पाती। तो इसी पर हमसे बात करने के लिए आज मौजूद हैं पंडित सुखराम के बहुत करीबी माने जाने वाले हिमाचल के इंडस्ट्रियलिस्ट और जाने माने समाज सेवक ठाकुर मान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे बहुत से ऐसे पहलुओं पर जो शायद आज की युवा पीढ़ी जिससे आज भी अनजान है। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, इससे पहले कि हम और अन्य पहलुओं पर बात करें, पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरह का व्यक्तित्व थे पंडित सुखराम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका खासकर जो है निजी ज़िंदगी और ख़ासकर व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जो है नज़दीक से उनको जानते होंगे, खासकर हमारी युवा पीढ़ी। तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश आप डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पंडित सुखराम जी का इस संसार से जाना, जहाँ पूरे हिमाचल के लिए और उनके परिवार के लिए और पूरे देश के लिए जहाँ बहुत बड़ा एक आघात है, वहीं पर मेरे लिए उनका जाने का एक पर्सनल जो है मेरे को दुख भी है और मेरे लिए जीवन भर ये एक कमी भी महसूस होगी। पंडित सुखराम जी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, वो एक कर्मयोगी भी थे, जिन्होंने जब भी जो विभाग उनके पास आया, राइट फ्रॉम डॉक्टर परमार जी के टाइम से लेकर, उनका पहला उस विभाग में आने के बाद जो पहला मकसद रहता था कि किस तरह से उस डिपार्टमेंट के तहत, उस विभाग के तहत, उस मंत्रालय के तहत युवा पीढ़ी को रोज़गार दिलाया जाए और वो डिपार्टमेंट को इस तरह से उसमें काम किया जाए कि उससे उस क्षेत्र के लिए मैक्सिमम आउटपुट दी जाए। ऐसे व्यक्ति सैकड़ों हज़ारों सदियों में एक आधी बारी पैदा होते हैं। मुझे पिछले लगभग 30 सालों से उनको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। आज की युवा पीढ़ी को सिर्फ इतना ही मालूम है कि उन्होंने संचार क्रांति लाई है, पर इससे बढ़कर उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं। मेरे से वो बहुत सारी बातें शेयर करते थे। जब डॉक्टर परमार के टाइम में वो पशुपालन मंत्री थे, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर हिमाचल में, बहुत छोटी छोटी गाय होती थी। जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने भी वो छोटी गाय देखी है जो दिन में हार्डली 1 किलो दूध देती थी, वो भी उसको 2-3 बारी उसको दूहने के उपरांत। तो पंडित जी के पास जब ये पशुपालन विभाग आया, तो उन्होंने हॉलैंड से गाय इंपोर्ट की, ताकि जो है हमारे हिमाचल की जो गांव में जो महिलाएं हैं, खासकर उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ ही पशुपालन विभाग के रहते हुए उन्होंने बाहर से जो मेरिनो जो शिप होती है, भेड़ें जो होती हैं, क्योंकि हमारी जो यहाँ की भेड़ें हैं उनकी ऊन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, तो उन्होंने जो है भेड़ें बाहर से उनको भी इंपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया, और उनके लिए यहाँ शिप फार्मिंग का भी वो प्लान शुरू किया। अगर आप कभी रामपुर साइड जाएं तो जीरू के पास एक उन्होंने बहुत बड़ा शिप फार्मिंग का भी कार्यक्रम शुरू किया। तो आज जितने भी हमारे हिमाचल के भेड़ पालक हैं, तो उनके पास आज जो है वो जो ज़्यादा ऊन पैदा करने वाली जो शिप्स हैं, वो उन्होंने वहाँ से इंपोर्ट करके उस विभाग में क्रांति लाई। दुग्ध क्रांति उन्होंने लाई डॉक्टर परमार के टाइम में। कृषि मंत्री के रूप में सोलन में जो
आप तो सोलन के रहने वाले हैं। जी। सोलन में अगर आप मशरूम रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो उसका उद्घाटन भी जब पंडित जी कृषि मंत्री थे तो उन्होंने उस मशरूम रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जो है पंडित जी के द्वारा हुआ है जब वो कृषि मंत्री थे। इतना ही नहीं, वो इतनी दूरगामी सोच रखते थे कि कैसे हमारे खासकर जो हमारे हिली एरिया है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते। उनका एक सपना था कि भाई हिमाचल के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम चाहें तो हम जो है बाहर के प्रदेशों के लिए जो है जो चीज़ें हमारे बाहर के प्रदेशों से हमारे हिमाचल के लिए आती है, जैसे दूध ही देखो, हमारा पूरा दूध जो है पंजाब से हिमाचल के लिए आता है। आप रोज़ देखते होंगे ट्रक के ट्रक आते हैं। वो उनकी ये सोच थी कि यहाँ से दूध बाहर जाए और ताकि जो है हमारे जो किसान परिवार है उनको जो है उससे आय का साधन बने। तो इसी कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने, आप जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, उसकी उन्होंने अपने कृषि मंत्री के रूप में उसकी प्लांटेशन हिमाचल में कराई थी। अब वो कितनी सक्सेस हुई कितनी नहीं हुई वो तो आगे की सरकार ने देखना था जी। तो ये उपलब्धियाँ उनकी जो आज के यंग जनरेशन को पता नहीं है, ये उपलब्धियाँ उनकी दुग्ध क्रांति की, जैसे मैंने ये बताया आपको मशरूम वगैरह के लाने की, या शिप्स को की जो उसकी ऊन बढ़ाने की जो बात जहाँ तक है जो हमारे भेड़ पालकों के लिए है, ये उनकी इन 2 मंत्रालयों की जो आम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद उनके डॉक्टर परमार के टाइम में ही उनके पास PWD और अपना ये जो पावर का महकमा है, जिसको हमारा पावर का महकमा उनके पास आया। तो उसमें भी वो जिस भी विभाग में जाते थे उनका पहला यही होता था कि भाई यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले। तो पहले आदमी थे जब उन्होंने PWD में जो है जो बड़े बड़े ठेके जो होते थे उनको जो है उन्होंने छोटे छोटे ठेकों में बांट के सैकड़ों लोगों को जो है उसका रोज़गार उपलब्ध करवाया। और उनको इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव था। और आप अगर देखेंगे, आप जब पहले, अब तो मैं नहीं कह सकता, पर आज से पहले अगर आप 10 साल पहले जब आप शिमला से परमाणु जाते थे तो रोड साइड में जो प्लांटेशंस आपने देखी होगी, वो अपने उसको उस पौधे को कुछ बोलते हैं, बोटल ब्रशेज़ के जो प्लांट्स हैं उसकी प्लांटेशन की है। अब तो 4 लेन की वजह से नहीं है आज की डेट में, पर आज की डेट में भी वो अवेलेबल आपको मिलेंगे। अगर आप नारकंडा से उधर रामपुर साइड जाएंगे तो कुमारसन के आसपास वो ट्रीज़ आपको आज भी मिलेंगे। वो प्लांटेशन का कार्यक्रम भी पंडित जी ने जब वो PWD में थे उस वक्त उन्होंने शुरू कराया। और ये बातें तो मैं, क्योंकि आज मैं भी मतलब अपने हाइड्रो से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है, तो ये तो मैं आज भी जो पुराने ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए हैं उनसे भी सुनता हूँ कि जब पंडित जी के पास पावर हिमाचल में थी, पावर की मिनिस्ट्री विद्युत मंत्रालय हिमाचल में था, और मिस्टर कैलाश महाजन जी उस वक्त चेयरमैन होते थे, तो उस टर्नेरो में जो है हिमाचल बिजली बोर्ड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ही ज़्यादा। उस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगे और जो हमारा जो ये बिजली का विभाग है ये जो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में था। उसके बाद पंडित जी दिल्ली में गए, तो दिल्ली में भी सबसे पहले उनके बाद जो मंत्रालय आया, राजीव गांधी की जब प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उनके बाद जो है डिफेंस का उनके पास विभाग आया। डिफेंस के प्रोडक्शन विंग के वो मिनिस्टर बने। तो उस वक्त भी इस मंत्रालय के तहत जो भी कुछ हो सकता था, हालांकि मंत्री पूरे भारत के थे, पूरे देश के थे, पर हिमाचल के लिए क्या एडिशनल कर सकते थे एक हिमाचली होने के नाते, तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं उस वक्त भी लाई। वो मेरे को उन्होंने एक बात शेयर की थी कि उन्होंने जोगिंदरनगर में एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री लगाने की उन्होंने पहल शुरू की थी, पर जब तक क्लियरेंसेस वगैरह उसकी होनी थी तब तक वो विभाग उनके पास नहीं रहा, तो वो इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकी, नहीं तो उससे हिमाचल को बहुत बड़ा एक योगदान मिलता। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद उनके पास हमारा ये फूड एंड सप्लाई विभाग आया, और पंडित जी कहते थे कि वो सदी का, ये मेरे ख्याल में 85-86 की बात है, हम तो छोटे थे तब, जो पंडित जी ने मेरे साथ शेयर की है बातें, कि उस वक्त उस सदी का सबसे बड़ा सूखा जो है उस सदी का उस
दौरान पड़ा जब पंडित जी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। तो उस वक्त ये विभाग राजीव गांधी जी ने उनको दिया। उनकी जो एक्सपर्टाइज थी या उनका जो एक थिंकिंग थी, उनके जो एक सोच थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको ये विभाग दिया गया। और उस वक्त जो है पूरी कंट्री में हाहाकार मच गया था, इतना सूखा कभी पड़ा नहीं था। तो पंडित जी ने अपनी सोच के माध्यम से, अपनी दूरगाम सोच की वजह से जो है उन्होंने बाहर से भी इंपोर्ट किया, जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज एंड मीन्स हो सकते थे, उसके तहत जो है उन्होंने किसी एक भी इंसान को जो है भूख की वजह से मरने नहीं दिया। इवन पंडित जी ने फर्दर मेरे से शेयर किया था कि उस वक्त के जो उनके इस विभाग के जो सेक्रेटरी थे वो मिस्टर TN शेषन थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट किया था, पर पंडित जी ने, क्योंकि उस वक्त इस तरह की परिस्थितियाँ थी, तो पंडित जी एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की भी नहीं मानते थे, और वो अपनी नोटिंग देते थे कि भाई सिंस वी आर हेयर टू मेक द पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट, तो भाई परिस्थितियों को जो है वो लोगों के बीच जाके जो है हम ही अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते एज़ कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरह की उनकी ये इस विभाग की उनकी वो रही। उसके बाद उसी दौरान जो है उसके बाद उनके पास ये अपना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री उनके पास आई। इससे पहले उनके पास फिर प्लानिंग विभाग आया। तो प्लानिंग में जो है पंडित सुखराम जी राज्य मंत्री थे, और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो ND तिवारी जी थे। तो ये पंडित जी ने मेरे को बहुत बारी ये शेयर की मेरे साथ बात है कि उन्होंने ND तिवारी जी ने और पंडित जी ने, जब ये प्लानिंग में थे दोनों पंडित जी, तो इन्होंने जो है हिली हमारे एरिया हिली स्टेट्स हैं, उनके लिए इन्होंने जो है स्पेशल प्रोग्राम उस वक्त बनाए। जो आज की डेट में आप देखते होंगे कुछ एड्स हमारे को मिलती है 90-10 की रेशो में मिलती है, तो ये उस वक्त के प्लानिंग मिनिस्टर के रूप में पंडित जी की देन है हिली एरिया के लिए। मैं तो तब छोटा था, ये सारी बातें पंडित जी ने मेरे से शेयर की है। उसके बाद उनके पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विभाग आया केंद्र में। तो आज आप देख रहे होंगे मैंने भी छोटा सा प्रोजेक्ट हिमाचल में लगाया। तो इसकी प्रेरणा जो मेरे को मिली है वो पंडित जी से मिली। हालांकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट लगाया उस वक्त वो फैसिलिटी हमारे को नहीं रही, पर जब पंडित जी इस विभाग में थे केंद्र में, इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने हिमाचल के लिए 50% जो है इसमें ग्रांट दी थी। पर उस वक्त हिमाचल में इतनी वो लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं थी और रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो उस वक्त हिमाचल में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए। अदरवाइज़ उस वक्त जो है 50% ग्रांट जो है उन्होंने सेंटर से इसके लिए की थी। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री के बाद जो आज के लोग सिर्फ जानते हैं, वो जानते हैं संचार क्रांति के बारे में। तो संचार क्रांति की जहाँ तक बात है, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, मैं भी चलो जब वो संचार मंत्री बने तब हम अपने इंजीनियरिंग वगैरह करके निकल गए थे, तो उसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर जो इससे पीछे मैंने बताई ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं जी। संचार क्रांति की जहाँ तक बात है, इसमें भी सबसे पहले अगर उनकी सोच थी, वैसे तो पूरे कंट्री में उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, पर मेरे हिमाचल स्टेट के लिए, अपने हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे हेल्प हो सकती, तो उन्होंने सबसे पहले टोटल जो पॉलिसीज़ थी उनको चेंज किया। यहाँ पे बहुत कम जो हायर ऑफिसर थे, जो ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, वो हिमाचल में कोई भी नहीं थे। सारा हिमाचल जो है आपके अम्बाला से कंट्रोल होता था। आते ही पहले महीने में ही उन्होंने हिमाचल में 4 TDM ऑफिस खोले। TDM ऑफिस होता है टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस खोले। पहला सोलन में खोला जी, दूसरा शिमला में खोला, तीसरा मंडी में खोला, चौथा धर्मशाला में खोला। उसके कुछ दिनों बाद ही जो चीफ जनरल मैनेजर होते, जो हेड होते हैं स्टेट के, उनका ऑफिस जो है मतलब नया ऑफिस खुलवाया हिमाचल में। उसके बाद जो है GM प्रोजेक्ट का ऑफिस हिमाचल में खुलवाया। और पंडित जी के टेन्योर में ही पहली बारी ऑप्टिकल फाइबर, जिससे आज आप लोग ये सारा आपके मोबाइल वगैरह जो आपके हाथ में है, जो आम बच्चों को पता नहीं, आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हिमाचल में शुरू किया। सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं, हिमाचल में जब पंडित जी थे उस वक्त जो है हिमाचल में 3 मीडिया हमारे
इसके थे टेलीकॉम के, वो 3 मीडिया थे आपके, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये कैरियर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी मैं जी आपके, जी जी। थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव एंड देन सैटेलाइट। अच्छा। सैटेलाइट जो हमारे सिकंदराबाद से वो कंट्रोल होता था, उन्होंने उसका ऑफिस वहाँ से सिकंदराबाद से शिफ्ट, सिकंदराबाद का सिकंदराबाद ही रखा, वो ऐसा नहीं करते थे कि वहाँ का शिफ्ट करके आपने घर के लिए शिफ्ट कर दिया। जी जी जी। यहाँ के लिए सेपरेट शोगी में जो है उन्होंने इसका सैटेलाइट का उन्होंने वो सारा कंट्रोलिंग वगैरह जो भी सिस्टम होता है उसका वो शोगी के लिए शिफ्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि हिमाचल जो है 50 साल 100 साल आगे चले गया। ये आज से मैं आपसे 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 93 आज लगभग 30 ईयर्स बैक जी बिल्कुल। जो है हमारा हिमाचल जो है 50 साल आगे एडवांस चले गया था। इतना ही नहीं, 1995 में जब पंडित जी कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, जिस वीडियो कॉल की बात आप आज करते, ये सिस्टम जो है उन्होंने 1995 में हिमाचल में शुरू कर दिया था। एक हमारा टेक्निकल वर्ड है OCB 283 टेलीफोन एक्सचेंज होती है एक, वो उन्होंने 1950 उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ होती है। बट सिंस उस वक्त मोबाइल इतने एडवांस नहीं होते थे कि भाई उसमें वीडियो बात आप कर सके, बट उन्होंने जो है वो सिस्टम उस वक्त ओके मतलब यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए थे। आज की डेट में आप देखते होंगे, आज जो है जो लीडर हैं या जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। पंडित जी की ऐसी सोच नहीं होती थी। ये जो एक्सचेंजिस में वीडियो कॉल होती थी, ये एक्सचेंज उन्होंने सबसे पहले सोलन में लगाई 85 में। वो चाहते इस एक्सचेंज को, जो एडवांस एक्सचेंज थी जिसको OCB 283 कहते हैं, उसको मंडी में भी लगवा सकते थे, पर उनका मानना था कि सोलन हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जी, इसलिए सोलन को सबसे पहले इसकी ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने शिमला में लगाई। शिमला इसलिए लगाई क्योंकि शिमला जो है हमारा टूरिस्ट स्पॉट है। पंडित जी कहते थे कि भाई जो टूरिस्ट, इसके पीछे भी उनका द्वारा बिजनेस माइंड है कि भाई हिमाचल के लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, होटलियर को कैसे फ़ायदा मिले। पंडित जी हमेशा कहते थे कि भाई अगर कोई टूरिस्ट घूमने आता है, उसका जो है हाथ सबसे पहले, खासकर जो बिजनेसमैन होता है उसका हाथ जो है सबसे पहले, अब तो मोबाइल है, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, उसका हाथ जो है सबसे पहले टेलीफोन पे जाता है। टेलीफोन बिल्कुल। तो अगर कोई टूरिस्ट 2 दिन शिमला रुकना चाहता है, अगर उसकी ये टेलीफोन वगैरह की फैसिलिटी, तो 2 की जगह वो 5 दिन रुकता है। तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा जो है हमारे हिमाचल को होता है, हमारे होटलियर को होता है, हमारे दूसरे जो दूसरे रेडी वाले हैं, दूसरे हैं टैक्सी वाले हैं, दूसरे हैं, तो उनको उसका फ़ायदा मिलता है। जी, जी। तो दूसरी एक्सचेंज जो है उन्होंने शिमला में लगाई, तीसरी उन्होंने मंडी में लगाई, चौथी उन्होंने अपने धर्मशाला में लगाई। उसके बाद पंडित जी जिस कंस्टिट्यूंसी से, जो पार्लियामेंट उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, उसमें हमारे ट्राइबल एरिया भी आता है, हमारा किन्नौर आता है, हमारा चंबा आता है, हमारा भरमौर आता है, हमारा लाहौल स्पीति आता है। तो पंडित जी का ये मानना था कि भाई, क्योंकि ये विभाग उस वक्त बहुत बड़ा विभाग गिना जाता था, टेलीकॉम जो है बहुत बड़ा विभाग गिना जाता था, और वही एक टाइम था जब टेलीकॉम में एक बहुत बड़ा एक वो आया, इस पर बहुत बड़ी क्रांति पंडित जी ने लाई। तो पंडित जी का मानना ये था कि भाई बाकी प्रदेश के बाकी हिस्सों को उतनी ज़रूरत हो ना हो, पर जितनी ज़रूरत मेरे जनजातीय क्षेत्र को है, जिसके मैंने अभी नाम बताए, जो कि 6 महीने बर्फ़ से की वजह से संसार के दूसरे हिस्सों से कट के रहता है, तो उसको कैसे वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी कैसे मिले। तो उन्होंने जब अपने अधिकारियों से बात की, ये बातें मैंने खुद उनसे, मतलब उनके साथ बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के ये बातें मैंने मतलब सुनी है और देखी है, जिसका मतलब मैं विटनेस हूँ। जी जी। तो ये जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, उन्होंने इसको सबसे पहले ऐसे उससे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा जो कभी हवा तूफान से टूटे ना, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत होती थी। तो इस तरह की वो सोच के आदमी थे, मतलब वो क्यों बहुत दूरगामी उनकी सोच थी कि भाई जो भी मंत्रालय मेरे पास आए उससे आम जन को कैसे फ़ायदा हो, ये उनकी सोच थी। तो ये उन्होंने आज के लोग नहीं समझ सकते इस बात को। उस वक्त जब वो एक उनका जो टूर होता था हिमाचल का, तो उसमें वो 100 200 टेलीफोन एक्सचेंज का जो है वो मतलब वो देते थे। तो उस वक्त जो है, उसके बाद कोई बहुत सारी एक्सचेंजेस नहीं लगी। इतना ही नहीं, आज एक मेरे को बहुत तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि हमने वो समय देखा हुआ है, पंडित जी की सोच को देखा हुआ है।
उन्होंने अधिकारियों को उस वक्त बोला, पहले उस ज़माने में ये अपनी दूसरी कॉपर की वायर बहुत सारी होती थी, आपने देखी, आप तो शायद छोटे होंगे, रोड्स के ऊपर पड़ी रहती थी। जी जी। तो पंडित जी ने उस वक्त बोला कि मेरे को हिमाचल जो है ये पोल लेस चाहिए। तो उन्होंने सारी जितनी भी ये ऊपर जाला जैसा जो ऐसे भद्दा लगता था देखने में सड़कों के किनारे, जी। तो उन्होंने सारी उस जितनी भी वायर्स थी उसको अंडरग्राउंड किया, पूरे शहर की वायर्स को अंडरग्राउंड किया और आपके डोर स्टेप तक जो है वायर्स अंडरग्राउंड की। पर दुर्भाग्य है आज देखो आप, आज दोबारा से जो है वो वायर के जाले दोबारा लोगों ने तैयार कर दिए। कहाँ तो पंडित जी की सोच आज से 30 साल पुरानी देखो, बिल्कुल, कि उन्होंने 30 साल पहले ये बोला कि भाई हमारे को जो है ओवरहेड कोई भी केबल दिखनी नहीं चाहिए, और उन्होंने सारी अंडरग्राउंड करी। और आज हमने दोबारा देखो आपके सामने जाले के जाले दोबारा से बिछा दिए फिर से। बिल्कुल, जो हमारे आज प्राइवेट इंटरप्रेन्योर है, तो उन्होंने दोबारा ये अपने कुछ अपने लाइनें, कुछ बिजली के पोल के ऊपर तारे लटकाई हुई है, कोई उनको पूछने वाला है नहीं। तो ये सोच उनकी मैं तो उनको एक सिर्फ राजनेता नहीं मानता, बहुत बड़े एक योगी और दूरदर्शी नेता थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी से आपसे जुड़ता एक सवाल इस पर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत करीबी रहे हैं और क्योंकि जैसे आप एक सफल जो है उद्यमी के रूप में आज जाने जाते हैं, और ये सुनने में हमें कहीं ना कहीं से मिलता रहता है कि कहीं ना कहीं आपको सफल बनाने में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, आप उनका भी हाथ रहा है। किस तरह से रहा है ये भी हम भी मैं अगर सच आपको बताऊं कि आज अगर मैं सचमुच में कुछ हूं, तो मेरे माँ बाप के योगदान के बाद अगर किसी का योगदान मेरी लाइफ में है तो आदरणीय पंडित सुखराम जी का है। वो उनका एक मैं शुरू में मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में जब मैं इंजीनियरिंग करके पास आउट होके आया तो मैंने किसी अपने एक नौकरी ज्वाइन कर दी थी फरीदाबाद में, अपने प्राइवेट सेक्टर में। तो जब मैं नौकरी छोड़ के आया तो पंडित जी के पास पहुंचा, तो पंडित जी से कोई जान पहचान थी कहीं से। तो पंडित जी ने बोला कि भाई देखो, मेरी तो कहते सोच ही है कि भाई हमारे हिमाचल के लोग जो है वो नौकरी के पीछे ना दौड़े। कहते मैं आज जिस विभाग में हूँ मेरे पास समुद्र है, पर मेरे को काम करने वाले यंगस्टर चाहिए। तो वही बात जो है मेरे कहीं ना कहीं पंडित जी ने की वो बात, कई बात जो है मेरे कहीं स्ट्राइक की, और मैंने वो नौकरी को छोड़ के मैंने अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू किया। और सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हज़ारों हिमाचल के लोग और लाखों पूरे हिमाचल में, कोई किसी को पीसीओ खुलवाए, कईयों को कॉन्ट्रैक्टर्स बनाया। जैसे मैं इसी रूप में आपको बता दूं कि जब हिमाचल में वो टेलीकॉम में, मतलब जब वो टेलीकॉम विभाग उनके पास आया तो ये पूरा हिमाचल जो है 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होता था जो बाहर के लोग थे, दिल्ली फरीदाबाद के जो लोग थे। तो उन्होंने पहली पॉलिसी ये बनाई कि भाई हिमाचली यूथ के लिए जो है इस टेलीकॉम विभाग में ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई हमारे से जो है वो अर्नेस्ट मनी जो होता है एक, वो भी नहीं लिया जाएगा। और नहीं तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, अब भी होगा, कि जब कोई टेंडर निकलता है उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है कि जिसको इतनी साल का एक्सपीरियंस है या जिसको इस काम का एक्सपीरियंस है वो इस काम को कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं होगा भैया, एक्सपीरियंस कोई पेट से सीख के तो नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो मतलब जो प्रोफेशनली जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो हमारे को सिर्फ अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता था और हमारे से कोई अर्नेस्ट मनी नहीं लिया जाता था। मान लो अगर उस वक्त मैं 20 लाख का काम करता तो 20 लाख के लिए अगर मान लो 10% भी अर्नेस्ट मनी होता तो 2 लाख अर्नेस्ट मनी होता। तो उस ज़माने में 2 लाख बहुत ज़्यादा होता था। तो वो हमारे को जो हम टेक्निकली क्वालिफाई थी तो हमारे को वो अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करना होता था। हमारे को सिर्फ अपना डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाना है या डिप्लोमा जो भी है, और उसके बाद जो है आपको एक सर्टन अमाउंट का काम मिल जाता था। तो ऐसे हज़ारों बेरोज़गारों को उन्होंने रोज़गार दिया जो हमारी तरह नए नए अपना पढ़ लिख के आए थे, और हज़ारों लोगों को पीसीओ के थ्रू दिया। और पीसीओ में भी ऐसा नहीं किया कि भाई एक पीसीओ यहाँ खोल दिया फिर उसके बगल में और खोल दिया, भाई ना इस पीसीओ वालों को कुछ मिले ना दूसरे को मिले। तो उसके लिए उन्होंने एक डिस्टेंस स्पेसिफाई किया कि इतने डिस्टेंस के बाद जो है दूसरा पीसीओ नहीं खुलेगा, ताकि जो है भाई उनको उसकी इनकम मिले। तो ये भी उन्हीं की एक मतलब उन्हीं की मेरे लिए एक मतलब उनकी ही एक प्रेरणा थी जो मैं आज हाइड्रो सेक्टर में गया। पंडित जी का मानना था कि भाई हिमाचल के जो नदी नाले हैं इसमें जो बहता पानी है ये पानी नहीं, ये सोना है। तो उन्होंने मेरे को मतलब इसके लिए बहुत प्रेरित किया
तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। आज हमने प्रोजेक्ट तो लगाए और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लगाए। मैं ये कह सकता हूँ कि एशिया में अपनी तरह के प्रोजेक्ट जो है मैंने लगाए, पर जितनी आउटपुट उन प्रोजेक्टों से हमारी मेहनत के बदले में होनी चाहिए थी, वो आउटपुट आज जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की पैरालाइसिस की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से जो है हमारे को नहीं मिल रहा। पर नहीं, हमें फिर भी खुशी है कि पंडित जी के प्रेरणा से हमने इस सेक्टर में कदम रखा और आज हमने सफलतापूर्वक वो प्रोजेक्ट लगाए। इसी के साथ मैं एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे हिमाचल की राजनीति की जब बात होती है तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की भी बात होती है और पंडित सुखराम जी की भी बात होती है। बिल्कुल। और ये दोनों ही लोग आज इस दुनिया में नहीं है आज। लेकिन इनके बीच में जब हम बात करते हैं एक पुराने समय में, क्योंकि एक मतभेद थोड़े बहुत रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो किस तरह से आप देखते हैं इनको? देखो, जहाँ तक तो इन दोनों, क्योंकि दोनों जो पर्सनैलिटियाँ हैं ये बहुत बड़ी व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ ये हिमाचल की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी रही है। इनके मतभेद की जहाँ तक बात है, इसके ऊपर मैं कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कर सकता हूँ। पर जहाँ तक मैंने पंडित जी से सुना है, पंडित जी के मुंह से मैंने सुना है, तो पंडित जी ये जो दूरियां हैं या इसके बारे में जो बात करते थे, ये वो लोग होते थे जिनको इनको दूर करने में या इनके एक दूसरे के बारे में गलत बोलने में जिनका फ़ायदा, अपना फ़ायदा समझते थे वो लोग इस तरह की दूरियां करते थे। जहाँ तक पंडित जी से मैंने सुना है कि पंडित जी को मैंने हमेशा जो है राजा साहब की तारीफ़ करते हुए सुना है। उसके मैं एक दो एग्जाम्पल भी आपके सामने दे सकता हूँ। एक बारी जब पंडित जी ने 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस जो बनाई, तो मैं भी नया नया कॉलेज से निकला था, तो थोड़ा उस वक्त मेरे को भी राजनीति का थोड़ा शौक था। तो मेरे को यूथ का प्रेसिडेंट पंडित जी ने बनाया है हिमाचल का। तो उस वक्त अपने डॉक्टर धनीराम शांडिल जी का, क्योंकि ये पहले तो हमारी उससे इलेक्शन लड़े थे, पर ये बाद में जो है उधर चले गए थे छलांग मार के। तो इनके इलेक्शन की कैंपेनिंग में हम उधर एक सिरमौर में जगह है कफोटा, तो वहाँ हम गए थे। हम रात को लगभग, वहाँ मेरे ख्याल थोड़ा अंधेरा जैसा हो गया था, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर की बात थी। तो रात को कहीं हम 8-9 बजे पहुँचे, तो रात को तो सीधे रेस्ट हाउस में चले गए। तो हमारे साथ एक जो हरियाणा के मंत्री थे, उस वक्त के मंत्री, तो मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, पर वो जब अंदर रेस्ट हाउस के अंदर गए, वो परेशान हो गए उस रेस्ट हाउस को देख के कि बोले पंडित जी ये प्राइवेट होटल है कि गवर्नमेंट का है? कहते ये गवर्नमेंट का है। तो बोले पंडित जी इतना अच्छा रेस्ट हाउस है? कहते हमारे तो बहुत बुरे हाल है रेस्ट हाउस के। उन्होंने जो वहाँ बात की मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पंडित जी ने वहाँ बोला कि ये हमारे राजा वीरभद्र की वो सोच है कि भाई वो जब भाई कोई विकास करते हैं तो उसमें वो आगे पीछे नहीं देखते, वो जहाँ देते हैं तो वो थोक में विकास करते हैं। ये शब्द जो है पंडित जी के थे। और वहाँ बाहर कफोटा में वो रेस्ट हाउस के साथ ही एक छोटा सा वो भी है जहाँ आपका हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो पंडित जी कहते ये है, बोले ये भी उनकी एक, भाई एक तो वो बाई बर्थ भी राजा हैं और वही उनकी मतलब अपनी डेवलपमेंट के बारे में भी राजा वाली सोचे कि वो भाई जब विकास करते हैं तो उससे करते हैं, मतलब पूरे दमखम से विकास करते हैं। और एक उनकी ये बात जो उन्होंने राजा साहब के बारे में मेरे पास, मतलब हमेशा मैंने तारीफ़ करते हुए उनको देखा, क्यों लोगों ने ये बनाया ये नहीं मैं जानता हूँ। एक बात उन्होंने और कही थी राजा साहब के बारे में कि हिमाचल में जब भी कांग्रेस हारती थी तो ये राजा साहब ही होते थे जो दूसरी बारी उनको सत्ता में लाते थे, क्योंकि कहते वो दूसरे दिन से ही अपना अगले मिशन का कार्य शुरू कर देते थे। पैदल चलना, गांव तक पैदल ही तो सड़कें अब है। ये शब्द पंडित जी जो है राजा साहब के बारे में कहते थे, हमेशा मैंने अप्रिशिएट करते थे। और कहते थे कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड रहे, कुछ स्वार्थी लोगों ने जो है वो बीच में दूरियां बनाई। तो यही मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। बाकी तो आपने फिर जिक्र किया तीसरी पार्टी का, जैसे तो उन्होंने तीसरी पार्टी बनाई थी सुखराम जी ने। हाँ जी। तो क्या वजह रही उनको, कैसी जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी कि तीसरी पार्टी इसके बारे में, क्योंकि इसकी मैं आज आपको एक फ़ोटो भी शेयर करूँगा। जिसने पार्टी बनाई तो उस दिन हम बहुत कम लोग थे। जो पंडित जी का इसमें मानना ये था कि पंडित जी के ऊपर कुछ किसी वजह से कुछ आरोप लगे थे, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था, कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया था। अब पंडित जी इतने बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, वो मतलब कभी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। तो वो घर में तो बैठ नहीं सकते थे, तो वो पार्टी से खुद नहीं निकले, कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त नई पार्टी का गठन किया।
और उसका नाम भी, क्योंकि वो मतलब शुरू से ही कांग्रेस ही, तो इसलिए उसका नाम भी उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस रखा था। कांग्रेस रखा, बिल्कुल। और जो आरोप उनको लगे थे, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विकास था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विकास छुपा था। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। उन्होंने जो काम किया था वो भी मैं आपके नोटिस में आज लाना चाहता हूँ। उन्होंने काम किया था, जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उस वक्त बड़ी इनी गिनी कंपनियां होती थी, ये केबल वगैरह बनाने वाली या जो भी हमारे सिस्टम लगते थे टेलीकॉम के। तो जो उस वक्त जो टेंडर्स वगैरह हुए थे, उसमें जो L1 था, L1 का मतलब तो ये हो गया ना कि उसी L1 वालों को वो ऑर्डर दिया जाए। बट उन्होंने वो L1 के रेट में वो काम जो है कम से कम ज़्यादा कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि जो है वो प्रोडक्शन जल्दी दे सके और वो सिस्टम जाके फील्ड में लग सके और वो उससे जो है रेवेन्यू भी जनरेट और लोगों को फैसिलिटी भी मिले। तो वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो भी थी वो बात, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो इसी तरह की बात थी, बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी। क्योंकि अब क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, हम बहुत, क्योंकि आपने वहाँ जाना भी है, वो आज उनका पार्थिव देह, दर्शकों को भी बता दें, आज उनका पार्थिव देह जो है हिमाचल जो है वापस लाया जाएगा। कुछ चंद सवाल आपके साथ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब क्या है कि 2 सवाल मेरे रहेंगे। इसमें सबसे पहले युवाओं को लेके, क्योंकि बहुत सारे युवा उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के काम उन्होंने हमारे यंगस्टर्स के लिए किए, क्या उनका योगदान है इस युवाओं के लिए। यंगस्टर के लिए तो मैंने इतनी बड़ी, आपके युवाओं के लिए इतनी बड़ी बात जो अभी तक बोली, युवाओं के लिए तो है। आज आप जो आपके हाथ में मोबाइल है, आप आज जो पहले तो क्या होता था, पहले तो प्रिंट मीडिया होता था ज़्यादा से ज़्यादा, और आज की डेट में जो आप यहाँ पे बैठे हैं और अभी कभी आप चाहे लंदन में देखो चाहे USA में देखो। टाइम की बात बताऊँ, कोई जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो आपको पता मैं करसोग से हूँ, तो मेरा गांव करसोग से और 30 किलोमीटर और इंटीरियर में है जी। तो मेरे घर वाले जब मेरे को महाराष्ट्र के लिए बात करने आते थे करसोग, तो सुबह वो कॉल बुक करते थे और शाम तक वो कॉल नहीं लगती थी, फिर दूसरे दिन उनको दोबारा आना पड़ता था। कभी वो 3-3 दिन में कॉल नहीं लगती थी। आज मेरी बिटिया USA में है, तो आज उनकी मम्मी तो 1-1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही लगी होती है, एंड वो भी विदाउट एनी कुछ खर्चा भी नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, जो उन्होंने युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा योगदान पंडित जी का है, बहुत बड़ा योगदान। कुछ एक चीज़ें हम ऐसी जानना चाहेंगे जो आप साझा कर सकें उनके बारे में, कुछ एक चीज़ें जो आज सभी को जाननी चाहिए आज के वक्त में, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी मेमोरीज जो आप उनके साथ जो आपका टाइम रहा है उसके बारे में थोड़ी कुछ एक चीज़ें आप बता सकें। मेरे को जो उनकी 3 चीज़ें जो है हमेशा याद आती है। एक बारी, ये मेरे ख्याल में 99 या 2000 की बात है, उस वक्त जो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, और हिमाचल विकास कांग्रेस और BJP की यहाँ गवर्नमेंट थी हिमाचल में। तो ये आजकल का जो मई जून का महीना था, तो वाजपेयी जी जो है, मेरे अक्टूबर की बात, हाँ मई जून की बात है ये, वाजपेयी साहब जो है वहाँ मनाली आते थे, वहाँ उनका फार्म हाउस था। तो और उसी दौरान जब वाजपेयी जी मनाली में आए हुए थे, तो यहाँ हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति जो शिमला में आए हुए थे, R वेंकटरमन जी उस वक्त राष्ट्रपति होते थे। तो मेरे को पंडित जी के साथ जो है वहाँ मनाली में आदरणीय वाजपेयी जी से मिलने का मौका मिला सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में। तो पंडित जी ने जब वो नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो पंडित जी ने वाजपेयी से बात करी, कहते वाजपेयी साहब कहते बोले हम हिमाचल के लोग जो है बड़े लक्की हैं कि भाई जो हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी डिग्निटरीज हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो जो है पिछले 1 हफ्ते से जो है हिमाचल में भाई विश्राम कर रही है। तो जैसे आपको पता है वाजपेयी साहब का जो स्वभाव है, वो थोड़ा रुक के बात करते हैं, मतलब एक बात करेंगे फिर थोड़ा सा गैप देंगे। उनका तो मतलब ऐसे लोग भी बहुत कम पैदा होते हैं धरती पे। तो उन्होंने कही ना 1 मिनट के बाद जब पंडित जी ने ये बात बोली कि भाई हम बड़े लकी है हिमाचल के लोग, कि भाई आप 2 बिग डिग्निटरी कंट्री की जो है हिमाचल में जो है भाई वो घूमने आए हुए हैं और 1 हफ्ते से हैं। तो वाजपेयी साहब ने उसका जवाब दिया कहीं 1 मिनट के बाद कि पंडित जी ये आपकी वजह से है। अब पंडित जी भी उसमें पड़ गए और मैं पड़ गया, मैं कि इसमें पंडित जी की क्या वजह होगी। फिर थोड़ी देर के बाद जो है पंडित जी ने पूछा, बोले वाजपेयी साहब, बोला मैं समझा नहीं इसमें मेरी क्या वजह है। तो वाजपेयी साहब ने जवाब दिया,
कहते पंडित जी आज मैं अगर यहाँ हूँ 8 दिन से, तो आपने कहते जो ये टेलीकॉम सेक्टर में इतनी बड़ी क्रांति लाई है, जिसकी वजह से जैसे वहाँ वो टेबल पे थे 5-6 टेलीफोन ऐसे रखे हुए, हॉटलाइंस वगैरह जो भी होता है इनका सिस्टम होगा जी। तो अगर ये आपने क्रांति नहीं लाई होती तो ये हॉटलाइन जो प्राइम मिनिस्टर के लिए चाहिए तो ये यहाँ शायद ना हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। कहते आपकी सारी सड़कें तक बह गई मनाली में, जब वो बहुत सारी एक बाढ़ आई थी तो कहते आपकी टेलीफोन को कुछ नहीं होता, इसलिए कहते इसका श्रेय आपको जाता। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और ऐड की वाजपेयी साहब को, कि कहते वाजपेयी साहब आपको हिमालय से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप इतने दिन इसीलिए आप मनाली में रहने भी आते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। कहते अगर इन पहाड़ों को आपने ऐसा ही हरा भरा आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में आज पावर है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कहते हिमाचल के लोगों के लिए गैस में और बिजली में इतनी सब्सिडी दो कि जो हमारे गांव के लोग हैं जो जंगलों को काटते, उस वक्त जंगलों पे ही डिपेंड होता था, लकड़ियां काटते थे बहुत सारे, कि अगर ये जंगलों को इरोजन से बचाना है तो इन लोगों को जो है गैस में और हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो है कुछ स्पेशल सब्सिडीज दो ताकि ये हमारे हिमालय जो बरकरार रहे। तो ऐसी सोच के वो आदमी थे। तो आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मैं पंडित जी की भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आज तो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए कुछ उनका जो जीवन है एक वो बहुत बड़ी किताब है, उसको इतने छोटे में सम अप नहीं किया जा सकता है। अभी बहुत कुछ आपको आज, क्योंकि दुखी भी है हम बहुत दिल से, तो आज तो हम आपको और बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, पर फिर कभी टाइम लगेगा तो उनकी लाइफ के बारे में और कुछ आपको जानने का और आज की यंग जनरेशन को जानने का जो है हम ज़रूर आपको मौका देंगे। बिल्कुल, हम जानना भी चाहेंगे बल्कि। तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण समय हमें दिया। आपको जाना भी है लेकिन इसके बावजूद आपने एक समय निकाला। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें इस दौरान जानने को मिली आपसे जो कहीं ना कहीं बहुत सारे उन लोगों तक पहुँचेंगी जो उनकी जो दूरदर्शी सोच थी और जो उनका विचार था सोसाइटी को लेकर, हमारे आम लोगों तक के लिए, उन लोगों तक ये बात पहुँचेगी और बहुत ज़रूरी चीज़ें उन लोगों के लिए जाननी चाहिए उनको। और क्योंकि अभी समय भी हो चला है, क्योंकि अभी ठाकुर साहब को भी बहुत दूर जाना है, पंडित सुखराम जी का पार्थिव देह जो है आज वो वापस हिमाचल लाया जा रहा है, तो इसीलिए हमारे पास समय कम है और इस थोड़े से समय के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानी है। और दर्शकों इसी तरह देखते रहिए बिग स्टोरी, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह के वीडियोज़ अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार।